अनिल विज से कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं सीएम से पूछो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। वो बेचारे हैं, उनकी हालत ऐसी है आज की तारीख में कि उनके डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन डिपार्टमेंट में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी डीएसपी का भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जो आदमी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उससे उसके डिपार्टमेंट के लोग क्यों डरेंगे, क्यों उसकी बात को सुनेंगे? आप मुझे एक चीज़ बताओ, अनिल विज ने आज तक जितने भी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है, कोई एक भी अधिकारी जो है चार्जशीट हुआ है? अगर इसने किसी को सस्पेंड कर दिया तो उसको बहाल करके और अच्छी जगह लगा दिया गया। कांग्रेस का डेलीगेट गया है, उसको आगे जाने नहीं दिया गया, वहां रुक गया है, विवाद किया। ये राजनीति करने गए थे। आप मुझे एक चीज़ बताओ, कांग्रेस की 3 एमएलए एक नहीं है वहाँ पे, है ना? 3 एमएलए, उन 3 एमएलए से रिपोर्ट नहीं ले सकते थे? हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई है कि हम कोई ऐसा कलेश नहीं चाहते वहाँ पे जिसकी वजह से कल को आप लोगों को कोई टारगेट करे। आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट तैयार करो, हकीकत जो है वो आप हमें बताओ। विधानसभा का सत्र आएगा, हम उस इशू पे चर्चा करेंगे, हम प्रेस के माध्यम से बात करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहुंच चुके हैं करनाल। उनकी परिवर्तन यात्रा पहुंची है और कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। करनाल जिले में ये यात्रा पहले ही पहुंच गई थी और अब करनाल शहर में ही भी पहुंच गई है। सर थोड़ा सा इधर प्लीज। तुम सबका बहुत स्वागत है सर, आपका तहे दिल से स्वागत है जी करनाल की सरजमीन पर सर, और 36 बरादरी आपके साथ है सर। हाँ जी, भाई साहब के कहने से सारी टीम बिल्कुल आप ज्वाइनिंग करेंगे सर, आपका स्वागत बढ़िया रहेगा। कभी बैठो, भी ज्वाइन कर। आपने बड़ी दाढ़ी दूढ़ी बढ़ाई है सर वैसे कोई चीफ मिनिस्टर से विवाद तो नहीं हो गया? उनका विवाद जो चल रहा है उस पर आपसे सवाल। जी सर, आज किस लिए यात्रा बताओ सर, कैसी चल रही है? यात्रा से पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कभी भी जात पात धर्म मजहब को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। हमारे यहाँ 36 जात के लोग आपसी भाईचारे के साथ बड़े अच्छे वातावरण में रहे हमेशा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के 2 बार बहुत हालात खराब किए हैं। एक बार तो जब जाट आरक्षण को लेकर के 5 जातियों के लोग आंदोलन चला रहे थे, उस वक़्त के अंदर इसी मुख्यमंत्री ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजकुमार सैनी को आगे करके और लोगों के अंदर 35 और 36 जात के नारे लगवा करके हमारे प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने का इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। उसी आधार पर फिर इसने ये नारा दिया 75 पार का, लेकिन क्योंकि हमारे लोग जो है हमेशा भाईचारे के साथ मजबूती के साथ रहे हैं, इनको सत्ता में आने से रोक दिया। आज की तारीख में इस किस्म के हालात है प्रदेश के अंदर कि मौजूदा जो सरकार है वो सत्ता के कहीं नज़दीक भी नहीं आ सकती। भाजपा 10 का आंकड़ा भी पार करना आज मुश्किल है उनके लिए। इसलिए प्रदेश का फिर माहौल खराब किया। 27 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के अंदर
एक लड़का जिसने पहले 2 मुस्लिम लड़कों को जिंदा जलाया था, उस सोनू जो मानेसर जो लिखता है अपने आप मोनू मानेसर, उस मोनू मानेसर ने उस वीडियो के अंदर बहुत ऐसे शब्द कहे जिससे हर आदमी आहत हो सकता है। किसी भी कम्युनिटी के बारे में कोई भी अगर इस तरह की बात कहेगा तो फिर उससे मान के चलो कि हर आदमी जो है उस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसके बाद भी वहाँ पे जो सीआईडी का एक इंस्पेक्टर था, उसने 15 दिन पहले सरकार को इस बात के लिए चेता दिया था कि अब की बार जब यात्रा निकलेगी तो उस यात्रा के दौरान कुछ शरारती तत्व आएंगे और वो इस इलाके का माहौल ख़राब करेंगे। इसके लिए आपको पहले से ही इसके ऊपर कोई संज्ञान लेना चाहिए। और 27 का जो वीडियो आया वो तो प्रशासन ने देखा था। सरकार को पता लग गया कि इस वीडियो के बाद 100% लोगों में जो गुस्सा बढ़ेगा। बावजूद उसके भी जब यात्रा निकली 30 तारीख को, तो यात्रा जब निकली 30 तारीख को तो भी लोगों ने संयम रखा। उस यात्रा के अंदर वो लोग मौजूद थे जो सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए आए थे। कुछ बजरंग दल के बताए गए और कुछ लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के कहे गए। कुछ लोगों को ये कहा गया कि ये तो वो कौन सा गऊओं का एक बना रखा ना इन्होंने, गोरक्षक, कि ये गोरक्षक हैं इसमें, जबकि थे सारे के सारे भाजपा के गुंडे और बदमाश, सारे के सारे जो है पेड वर्कर थे उनके, जो केवल माहौल ख़राब करने के लिए वहाँ पे गए थे। बड़ी हैरानी की बात है, चंद बदमाश इकट्ठे करके सरकार भेजती है और वो ये कहती है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है भाई, हिंदू तो हम भी हैं। ये अपने आप को क्या ज़्यादा बड़ा ठेकेदार मानते हैं हिंदुओं का? ये तो हिंदुओं के नाम के ऊपर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। केवल हिंदू के नाम के ऊपर हमारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आज जिस तरह का माहौल बना रखा है मुख्यमंत्री ने, जब वहाँ पे ये घटना हुई और उसके बाद जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे जो उस यात्रा में शामिल नहीं थे, जो शरारती तत्व नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताते हैं, जो भाईचारे के साथ रहते हैं, उन लोगों ने खुल करके ये बात कही, बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में फैल होगी। जब मुख्यमंत्री को आम आदमी, भाजपा की सरकार को आम आदमी गाली देने लग गया कि सारा सरकार का किया हुआ काम है और सरकार ने सारा का सारा माहौल ख़राब किया और बिगाड़ा, तो फिर इन्होंने नया काम शुरू कर दिया। वहाँ पे धारा 144 लगा दी, आर्मी बुला ली, बीएसएफ बुला ली, सीआईएसएफ बुला ली, सीआरपीएफ बुला ली, सेंट्रल फोर्सेस बुला करके वहाँ दहशत फैलाई और दहशत फैला करके बजाय उन गुंडागर्दी करने वाला लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की, आपसी माहौल ठीक करने की नया काम शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया जगह जगह। आप में से किसी एक साथी का मान लो घर है, कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए आपकी छत पे चढ़ जाए और सरकार कहे कि इस छत के ऊपर लोग खड़े पत्थरबाजी कर रहे थे, इस घर को तोड़ दो, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कौन सा कानून है? किस कानून के तहत लोगों के मकान तोड़े? किस कानून के तहत लोगों की दुकानें तोड़ दी, शोरूम तोड़ दिए? कितना बड़ा नुकसान वहाँ पे किया, कितना बड़ा नुकसान तोड़ फोड़ से तो किया ही किया।
लोगों में जो आपसी भाईचारा था उसको कितना बड़ा नुकसान इस बीजेपी की सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने पहुंचाया है। अगर हमारे यहाँ पे न्यायपालिका ना हो तो फिर मुझे लगता नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी काम प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएगी। ये तो फिर अपनी मनमर्जी से डंडे से सारी चीज़ को आंकने का काम करेगी। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। मुख्यमंत्री को जो ये कहे प्रदेश की जनता के लिए कि मेरे पास पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए कोई फोर्स नहीं है, लोग अपनी हिफाजत खुद करें, इस मुख्यमंत्री से पूछने वाला हो तेरे तो ना घर है ना तेरे परिवार है, तू तो चलो भाजपा की सरकार बन गई, ऊपर से थोप दिया गया इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे। तू तो जब चलता है जब तेरे साथ 500 पुलिस फोर्स के लोग चलते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स को जगह जगह सड़कों पे खड़ा कर देता है। आम जनता जिसने बीजेपी को वोट दी, सरकार बनाई, उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये सरकार का काम है हर आदमी को प्रोटेक्शन देना। अगर कोई बदमाश बदमाशी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और आम आदमी को प्रोटेक्शन देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इस मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश में जो हालात हैं उन सब के लिए जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर है, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। इनके षड्यंत्र की वजह से आज हरियाणा का माहौल खराब हुआ है। उसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन भेजेंगे। हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं भेजेंगे, हम आज भी नहीं भेजेंगे। अगले 4-6 दिन में जब हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे उसके बाद हमारा डेलीगेशन जाएगा और वो हर जगह पे जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लेगा, लोगों से मिलेगा, सारी बात की जानकारी लेगा। मुझे जो अब तक एक जानकारी है आपको बताऊंगा तो आप खुद ये मानोगे कि ये सारी की सारी सरकार की ही शुरू की हुई गड़बड़ है, टोटल की टोटल। जब यात्रा वापिस आ रही थी तो यात्रा में जो लोग चल रहे थे, जो बदमाश थे, जो गुंडा तत्व था, उसने जो, क्योंकि मुसलमानों के गांव है, गरीब जनता है वहाँ पे सारी की सारी, लोग तकरीबन सड़कों के ऊपर मकान बने और बाहर बैठते हैं। आप कभी भी मेवात में जाओ, मैं तो मेवात के घर घर में गया हूँ, आपको सड़क के ऊपर हर घर के आगे 10-10, 5-5 लोग बैठे मिलेंगे। नमाज का समय होगा तो, क्योंकि वहाँ पे जितनी मस्जिदें वो भी सड़क के ऊपर बनी हुई है, तब और बड़ी संख्या में नौजवान भी मिलेगा, बड़े बुजुर्ग भी मिलेंगे। लोग तकरीबन सड़क के ऊपर ही बैठते हैं। वहाँ पे पहले तो नारे लगाए गए, नारे लगाओ, हम भी परमात्मा का नाम लेते हैं, हम भी अपने भगवान के नारे लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो जरूर लगाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने वही तुम्हारे दामाद आगे, बाहर निकलो तुम्हें देख लेंगे, इस किस्म की बातें वहाँ बोली गई। उसके बाद भी लोगों ने संयम रखा। जो चश्मदीन गवाह थे, ये उसकी भाषा है, उसने बताया मुझे, जो गांव का सरपंच था, मुखिया था, हिंदू था, ये उसकी बताई हुई बात है। उसने बताया कि उसके बाद फिर उनमें से एक व्यक्ति ने फायर किया और फायर करके फिर उसी तरह की भद्दी बातें कही। तब उन लोगों ने, वहाँ पत्थर पड़े थे सड़क के ऊपर, फिर उन्होंने उठा करके उनके ऊपर पत्थर मारे। ये नेचुरल है, हर आदमी को गुस्सा आता है। कोई किसी को गाली देगा, कितनी देर सुनोगे? अगर आपको मैं यहाँ गालियाँ देनी शुरू कर दूँ, कितनी देर सुनोगे आप मेरी बात? नहीं सुन सकते ना, तो वो भी कैसे सुन सकते हैं? आखिर वो भी इंसान है, वो कोई जानवर तो थे नहीं।
जो उनको समझ में नहीं आ रही थी भी तुम्हें क्या कहा जा रहा है। इन सब के लिए जो है पूर्ण रूप से सरकार ही जिम्मेदार है। हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, सारी बात का पता कराएंगे और विधानसभा के सत्र से पहले सारी जानकारी हासिल करके विधानसभा के अंदर सरकार से सारी बात पूछेंगे कि ये सब क्यों हुआ और क्यों कराया गया। मुझे लगता नहीं कि सेशन के दौरान इस पे मुख्यमंत्री कहीं चर्चा कराएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्वयं जिम्मेवार है, इसलिए भागेगा। लेकिन मैं मेरी तरफ से इस इशू के ऊपर कामरों को प्रस्ताव भी दूंगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी दूंगा, और अगर मेरे मंजूर नहीं किए गए, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो फिर उसके लिए मुझे चाहे गैलरी में जाना पड़े उसमें भी जाऊंगा। लेकिन मैं जो आज हरियाणा प्रदेश, क्योंकि ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, चौधरी देवीलाल की ही मेहनत की वजह से, उनके प्रयास की वजह से हरियाणा अलग प्रदेश बना। हम हमारे प्रदेश का भाईचारा किसी को भी खराब करने की छूट नहीं देंगे। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए गांव-गांव में जाकर के लोगों को इनकी पोल खोलने का काम करेगा, तो बताएगा। सर, अनिल विज से कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं सीएम से पूछो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। अनिल विज जी जो है, उनके बारे में क्या कहा जाए, विचारों के बारे में। वो विचारे हैं, उनकी हालत ऐसी है आज की तारीख में कि उनके डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन डिपार्टमेंट में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी डीएसपी का भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जो आदमी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उससे उसके डिपार्टमेंट के लोग क्यों डरेंगे, क्यों उसकी बात को सुनेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अनिल विज ने आज तक जितने भी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है, कोई एक भी अधिकारी जो है चार्जशीट हुआ है? अगर इसने किसी को सस्पेंड कर दिया तो उसको बहाल करके और अच्छी जगह लगा दिया गया। विज साहब की तो सारी पहचान विज साहब ने अपनी खुद खत्म कर ली। दरबार लगाता है, रात को 2-2 बजे अधिकारियों को टेलीफोन करके डांटता है, और सुबह फिर बेचारे की पोल खुल जाती है। नेताजी, सन 1987 से लेकर के 2014 से पहले तक निर्भीकता, निडरता, ईमानदारी और देश की राजनीतिक में बड़ा अच्छा लोगों की, जनता की सेवा के लिए कार्य होता था। लेकिन आज के दौर में झूठ, फरेब, सच और ये जो चीज़ें चल रही हैं हिंदू मुस्लिम, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने का एक ही तरीका है, ये प्रजातंत्र है। अब जब लोकसभा का चुनाव आए तो लोग इनको सबक सिखाएं, सत्ता से बाहर करें। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करके इन्होंने जो बेकायदगियां करी है उसकी इंक्वायरी कराएं, और इंक्वायरी करा करके ऐसे लोगों को सजा दे। लोगों का विश्वास तब बढ़ेगा। क्या आज कांग्रेस का डेलीगेट गया है, उसको भी जाने नहीं दिया गया। 46 क्वेश्चन सेम आया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसे कैंसिल करने की बात की जा रही है। क्या चीज़ है? सीईटी का पेपर हुआ था, उसमें 46 क्वेश्चन सेम है दोनों। मुझे आप एक चीज़ बताओ, एक आदमी ग्रेजुएशन करता है, कोई भी पोस्ट निकलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की निकले, स्टेट की आपकी एचपीएससी की निकले, या आपके कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट की निकले, पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होते थे। ये लिखा जाता था कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएट जो है वो फार्म अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद डिपार्टमेंट का जिसमें जॉब लगनी होती थी उसका एग्ज़ाम होता था। उस एग्ज़ाम में जो पास हो जाते थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, और उसमें इंटरव्यू के नंबर दे करके कम ज़्यादा करके जैसे भी नौकरी लग जाता था। अगर ये एग्ज़ाम लेना इन्होंने, तो फिर उस ग्रेजुएशन का नाम क्यों लिया जाता है? अगर आपने पीएचडी कर ली
आपने एमपीएड कर ली, आपने बीएड कर ली, तो बीएड के बाद अगर टीचर की कोई पोस्ट निकलती है, किसी ने मैथ्स में करी है, किसी ने साइंस में करी है, किसी ने आर्ट्स में करी है, किसी ने सोशोलॉजी में करी है, जो पोस्ट निकलेगी उसके लिए अप्लाई करेगा। सर, पर इसमें ये 46 सुने ना आप, आप पहले सुन ले 1 मिनट मेरी बात। ये जो सारी चीज़ एग्ज़ाम जो करने शुरू करे हैं इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों को उस एग्ज़ाम से, उस नौकरी से दूर रखने के लिए किया है। जो गांव का बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कर ली और उसको आप 4 साल बाद कहते हो कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा तेरे को, उसको नहीं क्वालिफाई कर सकेगा, उसके लिए पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन है। हर एग्ज़ाम के अंदर फार्म भराया जाता है, उसमें 2 से 2,500 रुपया लिया जाता है। 15-15, 20-20 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के उस फार्म के लिए अप्लाई करते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो रोज़ाना इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं, जो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के दिखाए जाते हैं, ये भी यही तरीका है कि इनको नौकरी से दूर रखा जाए। हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पहले भी हमारी गवर्नमेंट में इस तरह के कोई एग्ज़ाम नहीं थे। आगे भी लोगों ने अगर हमें मौका दिया तो हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे और केवल बच्चे की क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी देंगे, नौकरी निकालेंगे। अगर वो उसमें क्वालिफाई करेगा तो उसको जॉब दे देंगे। सर, अगर 2024 में आपकी सरकार बनती है तो क्या पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा की जाएगी, जो पत्रकार हित के लिए, जो समाज में पत्रकार जो सेवा करते हैं, राजनीतिक विचारधारा देते हैं, उनके लिए कुछ करेंगे क्या पत्रकारों? जब हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, आप पत्रकार साथियों से ज़रूर पूछेंगे। आपकी भी अपनी एसोसिएशन हैं बनी हुई, आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे कि आप अपनी तरफ से हमें राय दो, बताओ कि हम आपको और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। जो आपके एसोसिएशन की तरफ से लिख करके हमारे पास आएगा, उस पर विचार विमर्श करेंगे। सर, हम अपने घोषणा पत्र में बाकायदा तौर पे इन सब चीज़ों को डालेंगे जिसको हम पूरा कर सकें। दिग्विजय चौटाला बोलते हैं कि आप परिवर्तन यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। अब आप बैठे हो, सर वो बोल रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा सर। मैंने तो, मुझे लगता है आपके पास कोई प्रदेश हित की बात रही नहीं, लेकिन वो आप पर निशाना साध रहे हैं सर। आपसे छोटे हैं फिर भी आपको बोल के चले जा रहे हैं सर। कोई नहीं, बोलने दें। सर, एक डेलीगेट गया है, कांग्रेस का डेलीगेट गया है, उस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस का डेलीगेट गया है, उसको आगे जाने नहीं दिया गया, वहाँ रुक गया, विवाद किया जाए। ये राजनीति करने गए थे। आप मुझे एक चीज़ बताओ, कांग्रेस की 3 एमएलए एक नहीं है वहाँ पे, है ना? 3 एमएलए, उन 3 एमएलए से रिपोर्ट नहीं ले सकते थे। हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई है कि हम कोई ऐसा कलेश नहीं चाहते वहाँ पे जिसकी वजह से कल को आप लोगों को कोई टारगेट करे। आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट तैयार करो, हकीकत जो है वो आप हमें बताओ। विधानसभा का सत्र आएगा, हम उस इशू पे चर्चा करेंगे, हम प्रेस के माध्यम से बात करेंगे, हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, लेकिन हम हालात ख़राब करने के लिए नहीं भेजेंगे। भेजने को तो मैं आज वहाँ पे मेरे 500 आदमी भेज दूँ, पार्टी के लोगों को कहूँ भी जाओ वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाने के बाद विवाद होगा कि नहीं होगा? मैं नहीं चाहता भाईचारा कहीं खराब हो। ये तो राजनीति करने गए हैं केवल वहाँ पे। सर, क्या ये तो ये चौटाला साहब, आपकी सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। आपकी सुरक्षा माहौल के कारण एक आदमी कोई बोले सर, आपकी सुरक्षा घटा दी गई है। दिग्विजय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि हम तो बचपन से देखते आए हैं कि ये लोगों को धमकाते रहे, इनको कौन धमकाएगा? मैंने कहा ना, कोई मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में मेरे से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। जी चौटाला प्रदेश के हित की कोई बात है, प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसके बारे में आप मेरे से आप इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं सर। आप इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। इंडिया की नींव किसने रखी है? फिर
ये सवाल तो खत्म हो गया आपका। तो आप प्रदेश में कांग्रेस के साथ प्रदेश में आप कांग्रेस के साथ विपक्ष ने बोला नहीं पानी कांड के ऊपर क्या चौटाला जी, मणिपुर में महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि देश में अगर हम बात करें किसी भी राज्य के अंदर महिलाओं की इज्जत को, चाहे वो छोटी बच्ची हो 5 साल की, चाहे 3 साल की, तो चाहे 20 साल की या उससे बड़ी, हर एक की इज्जत को तार-तार किया जाता है। आप इसके बारे में क्या सुरक्षा प्रबंध करेंगे या क्या ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे जिसमें महिलाओं को डर ना लगे बाहर निकलते हुए? हमारे प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट रही, हमारे प्रदेश में कभी इस किस्म के हालात नहीं हुए, ना हमने होने दिए। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में कहीं भी देखो आप, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, हर जगह पे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज मणिपुर के इतने बुरे हालात होने के बाद आज तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। अगर किसी दूसरे प्रदेश में कोई छोटी मोटी घटना हो जाती, सारा बीजेपी का सोशल मीडिया, सारे इनके स्पोक्समैन, सारे इनके मिनिस्टर, सब के सब चिल्लाना शुरू कर देते, सब डिमांड करते कि रिजाइन हो, सब कहते आपका गवर्नर रूल लगे, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन अपने गिरबान में नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस किस्म के हालात पैदा कर दिए। मणिपुर की घटना बाद की है, पहले हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटियों के साथ जो रेसलिंग फेडरेशन में हुआ, जो हमारी एक कोच के साथ हरियाणा के मिनिस्टर ने किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जो हमारी महिलाएं बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश का नाम बड़ा किया, जहां उनको प्राइम मिनिस्टर घर बुला करके सम्मान देता था, उन्हीं लड़कियों को आपने देखा नहीं किस तरह से बाल पकड़ करके खींच करके घसीट करके पुलिस लेके जा रही थी। तब ये चुप क्यों थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? इन लोगों ने कभी भी जो बात लोगों के बीच में आकर के कही कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, उसको हमेशा कमज़ोर किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा इन्हीं का है, और इन्होंने जितना महिलाओं का शोषण आज हो रहा है, कभी भी किसी की सरकार में नहीं हुआ। जितने महिलाओं के प्रति एक चीज़ देखने वाली है, आप इनकी जो क्राइम की सालाना की जो डायरी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें देखोगे महिलाओं के क्राइम के रेट बड़े मिलेंगे आपको हर स्टेट में जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब भाजपा स्वयं जो है इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। प्रदेश में कैसा लगा? नूह मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है और इस वक्त करनाल में इनेलो की परिवर्तन यात्रा भी पहुंच चुकी है। अभय चौटाला की तरफ से कहा गया कि अनिल विज तो बेचारे हैं, उन्हें ही नहीं पता होता कि किसका तबादला हो गया है और किसका नहीं, यानी कि उनके पास एक डीएसपी का तबादला करने की भी पावर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिसको वो सस्पेंड करते हैं अगले दिन सरकार उसे किसी अच्छी जगह पर लगा देती है। वहीं नूह मामले की जांच उन्होंने कहा है कि किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जस्टिस से होनी चाहिए। फिलहाल मुद्दा गरमाया हुआ है, देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में नूह मुद्दे को लेकर जो राजनीति चल रही है वो कब तक शांत होती है। साथ ही साथ आज कांग्रेस का डेलीगेशन नूह में लोगों से मुलाकात करने के लिए गया था, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है और इस पर भी उन्होंने कहा कि वो राजनीति करने गए थे। 4 से 6 दिनों के अंदर हमारा भी एक डेलीगेशन जाएगा जो वहां के हालात को परखेगा और इस बात का मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।